नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम NCERT 7th क्लास, कौन सी क्लास है जी? 7th क्लास जो साइंस विज्ञान है उसका अध्याय नंबर पाठ नंबर 5 अम्ल, सारक और लवण, इसके बारे में हम जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो जो साथी इस चैनल पे, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं क्लास कैसे रही। आज हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं? कि जब हम अति अम्लता, जो हमारे पेट में जो अम्ल की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है, एक लिमिट होती, उस लिमिट से ज़्यादा हमारे पेट में अम्लता हो जाती है, उससे पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसको हमें समझाना है। तो हमारा जो आंसर है कि अति अम्लता के कारण, अधिक अम्ल होने के कारण, अति अम्लता है के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। जो अति अम्लता के दौरान है हमारे पेट में क्या उत्पन्न होता है, तो क्या कहेंगे जी? अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में सारक, एक प्रति अम्ल में सारक होता है। जैसे एक सारक होता है वो क्या है? MgOH2 क्या है? दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में सारक होता है। एक प्रति अम्ल में क्या होता है? सारक होता है, जैसे दूध, मैग्नीशियम। और कह रहे कि जो हमारे पेट में अति अम्लता होने के कारण एक कौन सा सारक मिलाया जाता है जो अम्ल है उसको उदासीन कर देता है, तो क्या? दूध या मैग्नीशियम, जिससे हम कहेंगे MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पेट में अति अम्लता होने के कारण उसको सारक उदासीन बनाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या दूध या मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी जो अति अम्लता होती है पेट में उसको ठीक किया जाता है। ये सारक, जो सारक है, जो दूध या मैग्नीशियम MgOH2, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, ये सारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं, उसके प्रभाव को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं, न्यूटन करते हैं, ये हमें आराम मिलता है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन था, अति अम्लता होने के कारण हमारे शरीर में अम्लता से पीड़ित व्यक्ति है उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? तो हम कहेंगे अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में सारक होता है, जैसे दूध। ये सारक कौन सा है? दूध या मैग्नीशियम है। ये सारक कौन सा? दूध या मैग्नीशियम है। अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं। जो अत्यधिक अम्ल है वो मिलते हैं, उसके साथ ये सारक और अम्ल मिलता है। जब सारक और अम्ल मिलता है तो ये इस अम्लता को है, इसके प्रभाव है, जो अम्ल है उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है, उदासीन कर देता है और हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है, चींटी जो काटती है और त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। किसका विलयन लगाया जाता है? त्वचा पर कैलेमाइन का तो लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है?
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि चींटी के डंक में जो चींटी काटती है, डंक मारती है, उससे उससे कौन सा अम्ल उत्पन्न निकल होता है? कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में ये अम्ल द्रव डाल देती है। क्या? जो अम्ल है, फार्मिक अम्ल है हमारी, जब चींटी काटती है तो जो हमारे त्वचा पर है ये फार्मिक अम्ल है, ये इसका प्रभाव होता है त्वचा के ऊपर। तो डंक के प्रभाव को ठीक करने के लिए खाने का सोडा और कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है। खाने का सोडा है और कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है। खाने के सोडे का जो सूत्र है NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH2CO। सोडियम खाने का जो सोडा है इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैलेमाइन विलयन डालकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो क्या है होता है जो कैलेमाइन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, जिंक ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है। और खाने का सोडा, ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं? जो अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, इसको क्या किया जाता है? उदासीन किया जाता है। जो फार्मिक अम्ल है हमारी त्वचा में चला जाता है चींटी के काटने से, इसको उदासीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है? कैलेमाइन और खाने का सोडा मिलाया जाता है। जो कैलेमाइन में होता है जिंक कार्बोनेट होता है, जिससे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? ZnCO3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले, जो कारखाने में जो है कूड़ा का जो काम में प्रयोग में नहीं लिया जाता, उस कारखाने को उसके अपशिष्ट जो पदार्थ है उनको जलाशय में जो है नहरों नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन क्यों किया जाता है? उसको जो अम्ल है, सारक है, उसको क्या उदासीन क्यों किया जाता है? तो हमारा आंसर आएगा कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट जो कचरे हैं, जो कारखानों में जो कचरे होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। यदि ऐसे अपशिष्ट जो कचरे हैं पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए, कि जलाशय में अगर उनको सीधा बहा दें तो क्या होगा? जो विसर्जित किया जाए या उसको बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीव अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जो अम्ल है ना, कि अगर हम कारखाने में क्या है, कारखाने में अगर हम उस कचरे को डाल देते हैं, कारखाने से जो कचरा है वो हम सीधे नदियों में डाल देते हैं, नदियों में डालने से क्या होगा? जो मछलियां हैं वो अन्य जीव है उनको नष्ट कर देते हैं। कौन को नष्ट कर देता है? अम्ल नष्ट कर देता है, क्योंकि अम्ल बहुत ही हानिकारक होता है। और जैसे ही नदियों में वो पानी डालते, नदियों में वो उस कचरे को डालते हैं तो उसमें जो जीव है वो खत्म हो जाते हैं। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में जो बहाने से पहले, विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर, अम्ल और सारक मिलाकर उससे क्या करते हैं? उदासीन करते हैं, जिससे जीव जंतु है वो उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए हम कारखाने में जो है, कारखाने से जो अपशिष्ट कचरे हैं उनको जलाशय से बहाने से पहले उदासीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है शर्करा का विलयन। आप हल्दी के सूचक में इसका उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम 3 द्रव की 1 बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। 3 द्रव की बूंदें हैं, हम हल्दी सूचक पर डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा और क्षारक होगा, जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा और क्षारक होगा। हमने देखा कि परिमाण सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के बाद मिला है कि हम 3 द्रव लिया है हमने। 3 द्रव कौन से था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक और एक थी शर्करा।
इन तीनों का विलयन से एक एक बूंद हल्की सूचक में डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को, हल्दी है, उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो हम कहेंगे वो क्या, सारक। क्या सारक कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, साबुन की तरह चिकना होता है सारक। हाँ, हमने देखा कि परिमाण में कि जो हल्दी को क्या कर देगा, लाल कर देगा, वो क्या होगा, सारक होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जो हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के बाद मिला है, जो क्या है, हल्दी को पीला रंग को लाल कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद बाकी बच्चे दो द्रव पर डालेंगे, दो द्रव पर डालेंगे। तो इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वो मिश्रण भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का होगा। फिर कह रहा है कि जो बाकी जो बूंदे दो थी वो हम एक और डालते हैं। अगर वो भी हल्दी है, पीले कलर को लाल कर देगा, तो हम क्या कहेंगे, मिश्रण किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो मिक्स है वो किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्योंकि एक उदासीन और सारक का मिश्रण सारक ही होता है। एक उदासीन है ना, उदासीन, और एक सारक जो कड़वा है, उसका मिश्रण क्या होता है, एक सारक ही होता है। हमने देखा कि परिमाण में जो शर्करा के साथ आया है, इसका मतलब कि बचा हुआ द्रव अम्ल है। नेक्स्ट हमारा नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, ये नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हम जानते हैं उदासीन और सारक विलयन, उदासीन और सारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते। जो उदासीन और सारक विलयन है, किसका रंग नहीं बदलते, नीले लिटमस का। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, नीले लिटमस को डुबाने के बाद वह नीला ही रहता है। इसका तात्पर्य है कि विलयन या तो सारक है या फिर उदासीन है। अगर सारक या उदासीन होने के बाद है वो लिटमस, नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता, तो हम कहेंगे या तो विलयन है या सारक है। तो आज हम जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस अध्याय के अम्ल और सारक के, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम डिस्कशन किए। बाकी जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। तो आज के इस सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।